हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूं भूषण वर्मा And I am Rakhi Verma, and we are proud parents of Sayam, who is a 16-year-old teen and just completed his 10th board exams. We are also founders of Learning to Life, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डिजाइन किया गया है ऑटिज्म और लर्निंग डिफिकल्टी से डील कर रहे बच्चों को मेनस्ट्रीम करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम संयम की 5 इयर्स के बाद की जर्नी को कवर करने वाले हैं। आई होप आपने इस वीडियो के पहले 2 पार्ट्स जरूर देखे होंगे। पार्ट 1 जिसमें हमने संयम की बिगिनिंग से लेकर 3 इयर्स तक की जर्नी को कवर किया, जिसमें हमने संयम के आने वाले चैलेंजेस और हमारी स्ट्रगल्स हमने कैसे डील किया उस सब के बारे में बात की। पार्ट 2 जिसमें हमने 3 to 5 इयर्स को कवर किया, बिकॉज वो जो स्टेज थी वो बहुत ही क्रूशियल थी संयम की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट और उसके चैलेंजेस को लेकर। इनफैक्ट वो टर्न था जहां पर संयम की जर्नी ने एक नया टर्न लिया। आई होप आपने पार्ट 2 से भी अपने लिए कुछ जरूर देखा होगा। आज की इस जर्नी को हम 5 इयर्स से आगे ले जाते हुए आज तक की जर्नी अराउंड 16 इयर्स तक की हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आई एम श्योर एंड आई होप कि आपको अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए जरूर कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी और कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो हमने 16 साल की इस जर्नी में संयम के साथ काम करते हुए सीखा है। जैसे जैसे संयम ग्रो कर रहा था, उसके कुछ चैलेंजेस तो हम साथ के साथ डील करते जा रहे थे और वो इस जर्नी को कॉन्कर करता जा रहा था, मगर कुछ ऐसे चैलेंजेस भी थे जो साथ साथ अपीयर होने लगे थे और उससे डील करने के लिए हमें कुछ नया सोचना था। चैलेंजेस जैसे कि डेंजर को ना पहचानना, संयम किसी के पास भी आसानी से चला जाता था, किसी के साथ भी चला जाता था और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो थी वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। दूसरी चीज जो हमें परेशान करने लगी थी वो संयम बुलिंग से कैसे डील करें। ना चाहते हुए भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से बच्चे और बहुत से लोग होते हैं जो आपको, अगर आप में कुछ ना कुछ कमी हम सभी में होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके बड़े दिल के साथ अपनाने वाले लोग शायद हमें सोसाइटी में कम ही मिलते हैं। संयम के साथ भी ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे, मगर उस बुलिंग को कैसे डील किया जाए ये एक बड़ा चैलेंज था। साथ ही साथ संयम की स्पीच तो आ गई थी मगर वो लिमिटेड थी। उसको एक्सप्रेसिव स्पीच में कैसे तब्दील किया जाए ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, ताकि वो अपने मन की बात हमसे आसानी से शेयर कर पाए और दूसरे लोगों के साथ भी बात करके फ्रेंड्स बना पाए। आइए आज की वीडियो में इन चैलेंजेस के साथ हमने कैसे काम किया, संयम को ये सब डील करना कैसे सिखाया और कैसे उस जर्नी में संयम आगे बढ़ता गया, इन सब बारे में जानेंगे। ये सभी चीजें हर बच्चे की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से न्यूरोटिपिकल बच्चे इसे अपने आप ही डील करना सीख जाते हैं, मगर हमारे बच्चों के लिए ये चैलेंजेस कोई छोटे चैलेंजेस नहीं होते। इनफैक्ट हमारे लिए भी ये कोई छोटा चैलेंज नहीं था उस टाइम पर कि किस तरह हम अपने बच्चों को इस चैलेंज से डील करना सिखाएं। आज की वीडियो में हम अपने एक्सपीरियंसेस से आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ऐसे तरीके हम शेयर करने वाले हैं जिसके साथ हमने संयम के साथ काम किया और उसको हेल्प मिली इन सब चीजों को कॉन्कर करने के लिए। तो आज का वीडियो बिल्कुल बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए भी जरूर कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और टिप्स मिलेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हमने कैसे संयम के अंदर डेंजर को सेंस करने की जो कैपेबिलिटी थी वो डेवलप करी, या फिर उसे अपने पराये में जो डिफरेंस होता है, किसी के पास भी ना चले जाना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसको हमने कैसे डेवलप किया। क्योंकि गिवन इट वाज अ बिग चैलेंज, हमारे लिए बहुत फियरफुल सिचुएशन हो जाती थी जब वो कहीं भी आगे चला जाता था और किसी के भी हाथ पकड़ के चल देता था, या फिर रोड की तरफ भागता था, वहाँ ट्रैफिक आ रहा होता था या कभी डॉग्स आ रहे हैं, तो इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू टेक केयर। नाउ ये ट्रिकी सिचुएशन है किसी भी बच्चे को समझाने के लिए। ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ डेंजर नॉर्मली न्यूरोटिपिकल बच्चों में, हम लोगों में नेचुरली आ जाता है, जिसमें हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन जब बच्चे का न्यूरो डाइवर्स माइंड होता है ऑटिज्म की सिचुएशन में या किसी और लर्निंग डिफिकल्टी की सिचुएशन में, वहाँ पर एक्सपोजर देकर बच्चे को ये बात समझानी पड़ती है। इसके लिए जो सबसे आसान और अच्छा तरीका हमें मिला वो था सोशल स्टोरीज। तो हमने कुछ छोटी छोटी सोशल स्टोरीज बनाई एनिमेशंस यूज करके, जिसमें हमने संयम को सिखाया कि मम्मी पापा का हाथ छुड़ाकर आपने भागना नहीं है, इट इज़ नॉट सेफ। आपने रिलेशनशिप्स को पहचानना है, पापा या मम्मी का ही हाथ पकड़ के आपने जाना है, या फिर क्लोज फैमिली मेंबर हो उनका हाथ पकड़ के ही जाना है। ये नोन पीपल है, ये ट्रस्टवर्दी है, ये फैमिली है, ये आउटसाइडर्स हैं, फैमिली नहीं है। तो आपने उनका हाथ पकड़ के उनके साथ नहीं जाना है। इस तरीके से और भी सिचुएशंस थी जो संयम डील करता था। जैसे वो कभी बहुत नर्वस हो जाता था, तो उस नर्वसनेस से कैसे डील करना है उसके लिए भी हमने एक सोशल स्टोरी बनाई, जिसमें ऐसी ट्रिक्स दी कि जब आप नर्वस होगे तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डीप ब्रीदिंग करोगे और काउंटिंग करोगे, या फिर आप रुक के एक जगह बैठ जाओगे और थोड़ा पानी पियोगे, या फिर आप फ्रिज टॉय लेके उसको स्पिन कर सकते हो। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स जिनसे संयम ने सीखा कि अपनी नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करना है, क्या सेंस ऑफ डेंजर होती है, कौन अपने हैं जिनके साथ मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ, कौन लोग हैं जिनके पास मुझे नहीं जाना है, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके वो सीखने लगा। सोशल स्टोरीज के साथ साथ ये चीज़ें सिखाने के लिए हमने संयम के साथ रोल प्लेस का भी सहारा लिया, जिसमें राखी और मैं या फिर कुछ और फैमिली मेंबर्स को हम लेकर रोल प्ले करते थे, एक नाटक जैसा छोटा सा करते थे संयम के सामने, जिससे वो उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे ये ऐसे सिचुएशन में ऐसे डील करना है, ऐसे नहीं करना, हाथ छुड़ा के नहीं भागना। या फिर अगर मैं डॉगी के बहुत पास जाऊंगा तो मुझे काट सकता है, तो डॉगी का एक छोटा सा टॉय लेकर, एक बच्चे का टॉय लेकर उसके साथ भी हम लोग रोल प्ले सिनेरियोज करके संयम को समझाते थे। एक और चैलेंज जो संयम के साथ हम फेस करते थे वो ये कि जब कभी हम मूवी देखने के लिए बाहर जाते थे, तो सबसे पहले तो जो मूवी की जो टिकट काउंटर है, क्यू, उसी में से वो हाथ छुड़ा के भागता था इधर से उधर। और जब हम अंदर पहुंच भी जाते थे तो हम हार्डली अपनी सीट्स पर बैठ के मूवी देखते थे, हम संयम के पीछे ही भाग रहे होते थे पूरे हॉल में, या फिर सीढ़ियों पे उसे लेके बैठे होते थे, या फिर गोद में उठा के खड़े होते थे। दिस वाज अ बिग चैलेंज। सो उसके लिए भी हमने एक सोशल स्टोरी बनाई, एक एनिमेटेड स्टोरी, जिसमें समझाया कि किस तरीके से क्यू में वेट करना है पापा मम्मी का हाथ पकड़ के, और किस तरीके से मूवी थिएटर आप जाते हो तो आपने वहाँ बैठ कर मूवी एंजॉय करनी है, भागना नहीं है चारों तरफ। सो सोशल स्टोरीज एंड रोल प्लेस, इन दोनों चीज़ों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सिखाया संयम को कि किन सिचुएशंस में किस तरीके से बिहेव करना है। इसी तरह से बुलिंग को हैंडल करने में भी संयम को सोशल स्टोरीज से काफ़ी हेल्प मिली। हमने एक सोशल स्टोरी बनाई जिसमें इनैक्ट करके कार्टून्स को, एनिमेटेड कैरेक्टर्स को दिखाया कि अगर कुछ बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं या आपको तंग कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, देन आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से उन्हें मना करना है। So the first step in that was कि you will put your hand like this and you'll say no, don't do this. And then अगर तब भी नहीं मानते बच्चे तो उस समय पे आप अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हो। So जब बच्चा विजुअली एनिमेटेड कैरेक्टर्स के थ्रू उसको देखता है तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ सकता है कि मुझे एक्शंस के साथ कि मुझे किस तरीके से रोकना है सामने वाले बच्चे को अपने ऊपर दबाव बनाने से, या अपने आप को बुली होने से कैसे बचाना है। ये जितनी भी सोशल स्टोरीज की हम लोगों ने बात की, ये सारी सोशल स्टोरीज, इनमें से काफ़ी सोशल स्टोरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी, एंड देयर आर अ लॉट मोर सोशल स्टोरीज जो कि लर्निंग टू लाइफ प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिल जाएंगी। सो यू कैन फील फ्री टू एक्सप्लोर दीज सोशल स्टोरीज एट बोथ दीज प्लेटफॉर्म्स। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम फेस कर रहे थे कि आसपास का एनवायरनमेंट संयम के लिए सपोर्टिव है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बहुत से पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक एटिपिकल बच्चे को, एक न्यूरो डाइवर्स बच्चे को एक्सेप्ट करना, उसे अपनाना और उसके लिए एम्बिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना आज भी एक चैलेंजिंग काम। उस टाइम पर इनफैक्ट जब संयम बहुत लिमिटेड बोलता था, उसके कोई बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, हमने ये जिम्मा उठाया अपने बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो उसके लिए फ्रेंडली हो। शुरुआत की हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, जहाँ बच्चे बहुत इजीली संयम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी किसी गेम को समझ नहीं पाता था या अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करता था। वहां हमने इंटरवीन करना शुरू किया।
छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की परमिशन से हम पहले बच्चों के साथ खेलकर उनके साथ दोस्ती करते थे और ग्रेजुअली संयम को गेम समझाकर संयम को इंट्रोड्यूस करते थे और उनकी फ्रेंडशिप करवाते थे। फॉर्चुनेटली टू आवर सरप्राइज बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। छोटे बच्चों को सेंसिटाइज करना, उनको बाकी बच्चों के लिए एम्पैथी क्रिएट करना उनमें आसान काम होता है, बशर्ते आपको उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिले। अपनी कांस्टेंट कोशिशों के साथ हमने ये एनवायरनमेंट बनाने की बहुत कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। संयम के साथ ये एक्टिविटीज हम पार्क में ले जाकर अपनी कॉलोनी में और बच्चों के साथ जितना जरूरी हो सकता था, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल था, हम कर रहे थे। बट जरूरत थी इसी तरह के एनवायरनमेंट्स को स्कूल में भी क्रिएट करने की। फॉर्चुनेट इनफ हमें वो अपॉर्चुनिटी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ मिली और वहां हमने स्कूल के पीयर ग्रुप के साथ में भी इस तरह की वर्कशॉप की, जिसमें बच्चों में शेयरिंग, केयरिंग और हेल्पिंग जैसे मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश की। एक गेम की तरह जिसमें बच्चों को मजा आए, एक दूसरे की हेल्प करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में। एंड टू आवर सरप्राइज संयम के बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे निकले, ऐसे लोग निकले, ऐसे क्लास में बच्चे निकले जिसके बारे में संयम को पता नहीं था कि वो उसके फ्रेंड्स हैं या वो उन्हें पसंद करते हैं। इसी तरह बहुत से बच्चों को उनके लिए फ्रेंड्स मिलने लगे और एक तरह का केयरिंग, हेल्पिंग और शेयरिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ संयम के आसपास। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये काम टीचर्स की सेंसिटाइजेशन के साथ भी किया। आज से 10-15 साल पहले टीचर्स बहुत ज्यादा रेगुलर स्कूल में सेंसिटाइज्ड नहीं होते थे स्पेशल बच्चों को लेकर या उनकी नीड्स को लेकर या उनकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर। तो हमने ऐसी वर्कशॉप्स भी क्रिएट करनी शुरू की जहां हम टीचर्स को सेंसिटाइज कर पाए कि कैसे वो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कोई बच्चा को कोई लर्निंग डिफिकल्टी या कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। क्योंकि जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे टीचर्स और पेरेंट्स की सपोर्ट से, उतना ही जल्दी हम बच्चे की हेल्प कर पाएंगे, उन्हें मेन स्ट्रीम करने में और एक बेहतर जिंदगी देने में। तो अगला चैलेंज जो हमारे सामने था वो ये कि संयम को लिमिटेड वर्ड्स और लिमिटेड स्पीच के दायरे से हमें बाहर निकालना था। तो उसके लिए हमने कुछ फन एक्टिविटीज डिजाइन की। एक तो लर्निंग टू लाइफ प्लेटफॉर्म पे वो आसपास की चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करना, डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखना, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, मीनिंगफुल स्पीच की तरफ जाना, वो तो कर ही रहा। साथ में एज अ बूस्टर हम लोगों ने कुछ फन एक्टिविटीज घर के एनवायरनमेंट में भी प्लान करनी शुरू की। वन ऑफ दोज एक्टिविटीज वाज एक्सटेम्पोर एक्टिविटी। उसमें हम कोई भी संयम के मनपसंद का उसको टॉपिक दे देते थे एंड जैसे टॉपिक, उसको ट्रेन बहुत पसंद थी तो उसको बोलते थे छुक छुक ट्रेन पे आपने कुछ 2 सेंटेंसेस बोलने। एंड ये एक्टिविटी संयम अकेला नहीं करता था, घर के और बच्चों को, उसके कजन्स को, छोटे भाई को, सबको इन्वॉल्व करके हम करते थे। एवरीबडी वुड कम एंड उस टॉपिक के ऊपर 1 लाइन 2 लाइन बोलेंगे। जब 2 लाइन्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर हम 3 लाइन तक गए, अच्छा अब 4 लाइन्स बनानी है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके संयम ने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। एक और एक्टिविटी हम लोग करते थे जिसमें हम छोटे छोटे प्लेज और स्किट्स बनाते थे या तो छोटी डिबेट्स करते थे। 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे फैमिली मेंबर्स को। एक ग्रुप किसी टॉपिक के फॉर में बोलेगा, एक ग्रुप अगेंस्ट में बोलेगा। तो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट वाला या फिर डिबेट जैसा एक माहौल क्रिएट करते थे जिसमें संयम खुल के पार्टिसिपेट कर पाए। संयम अगर एक शब्द या एक सेंटेंस भी छोटा सा अगर कुछ बोलता था तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे, क्लैपिंग करते थे, चीयरिंग करते थे, सो दैट उसको और कॉन्फिडेंस मिले, उसका मोरल बूस्ट हो। धीरे धीरे करके इन एक्टिविटीज ने संयम को कि जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको धीरे धीरे अप किया और उसने अपने मन से चीजें बोलना शुरू किया, अपने मन से सेंटेंसेस बनाना शुरू किया। हमारा सारा पर्पस इस एक्टिविटी को करने का यही था कि वो बेशक से कम बोले, कम सेंटेंसेस बोले, लेकिन तो उसका जो थॉट प्रोसेस है अपने आप से सोचे किसी भी चीज के बारे में और फिर उसको एक्सप्रेस करना सीखे, चाहे 2 सेंटेंसेस में ही करें। एंड वो पर्पस इन एक्टिविटीज के सहारे धीरे धीरे करके फुलफिल होना शुरू हो गया। संयम की ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन पैरेलली चल रही थी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी अराउंड 6 इयर्स तक कंटिन्यूड रही और स्पेशल एजुकेशन जो अराउंड 4 इयर्स के बाद शुरू हुई थी वो 8 इयर्स तक कंटिन्यूड रही। इसके बाद हम
कभी कभार संयम को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलवाने ले जाते थे कि टू सी इफ देयर इज एनी नीड, और अगर उनके कोई सजेशन होते थे तो उसे हम घर पर ही संयम के साथ में काम कर रहे होते थे। इसी तरीके से स्पेशल एजुकेशन का भी अगर 8 इयर्स तक वो कंटिन्यूड रहा, उसके बाद में संयम लर्न हाउ टू लर्न। इनफैक्ट हमें समझ में आने लगा कि संयम के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे चीजों को इंटरेस्टिंग बनाकर उसको पढ़ा सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की गाइडेंस अगर हमें बीच में जरूरत होती थी तो जरूर हम लेते थे और संयम के साथ काम करते रहते थे। इसके साथ साथ अब हम संयम को इंडिपेंडेंट बनाने पर काम कर रहे थे। हम चाहते थे कि जितना पॉसिबल हो सके संयम को डिफरेंट सिचुएशंस का, डिफरेंट लोगों का और डिफरेंट जगहों का हम एक्सपोजर दें, जिससे वो खुद लर्न करना सीखे। और ऐसे में हमारी लाइफ में आए लेट पंडित सरित दास जी। संयम के तबला गुरु हैं, जो अफसोस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब संयम 7.5 years का था तब वो हमारी लाइफ में आए और उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया संयम को तबला सिखाने का। उस टाइम पर संयम की जो कंडीशन थी उसमें इनफैक्ट हमें भी यकीन नहीं था कि तबला जैसा इंस्ट्रूमेंट संयम सीख पाएगा, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट को सीखने में एक बड़े डिसिप्लिन, एक बड़े हार्डवर्क की जरूरत होती है और हमें इनफैक्ट उस टाइम वी वर नॉट श्योर कि संयम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है। बट गुरुजी ने वो चैलेंज लिया और संयम को सिखाना शुरू किया। शुरुआत में संयम का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा था सीखने को लेकर। इनफैक्ट गुरुजी काफी स्ट्रिक्ट थे टाइमिंग को लेकर, वहाँ 1 घंटा आपको बैठना है, सीखना है, और संयम जो था उसको बहुत रेजिस्ट करता था। इनफैक्ट इस एक्सटेंड तक रेजिस्ट करता था कि हमें उसे घर से गुरुजी के यहाँ तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। मगर उस पॉइंट पर भी कई बार मन करता था कि अभी हम इसको छोड़ दें, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता था। बट उस पॉइंट पर हमने गिव अप नहीं किया एंड वी कंटिन्यूड। एंड टू आवर सरप्राइज 1-1.5 महीने के बाद संयम बहुत ही काम होने लगा, उसमें ये डिसिप्लिन आने लगा और सीखने की चाह बढ़ने लगी। जैसे जैसे क्लासेस होती गई हमें यकीन नहीं हुआ, मगर संयम बहुत जल्दी ग्रास्प करने लगा। उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन तबला सीखने से बहुत ही बेहतर हुआ, उसकी मेमोरी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लगा और एक डिसिप्लिन और एक हॉबी को अपनाने से उसकी जिंदगी में एक क्रिएटिविटी आने लगी। हमने इसे जब ऑब्जर्व किया तो म्यूजिक का संयम की लाइफ पर एक कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा था उसको हम लोग नोटिस करने लगे। थ्रू हिज कांस्टेंट तबला प्रैक्टिस संयम को अपॉर्चुनिटी मिली प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने भी परफॉर्म करने की। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये उसकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स और उसकी मेहनत का नतीजा है। आज संयम तबला को लेकर काफी सीरियस भी है और एज ए ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन भी उसको देख रहा है। इसके साथ ही साथ हमने संयम को स्पोर्ट्स में भी इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, स्टार्टिंग विद सोलो स्पोर्ट्स जैसे जूडो, स्विमिंग, जिसको संयम कुछ महीने तक करता था, अच्छे से सीखता था, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन उसका रेजिस्टेंस शुरुआत में बहुत ही ज्यादा रहता था। यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी फिर थी गिव अप करने की, लेकिन कांस्टेंट एफर्ट्स संयम के साथ साथ पहले हमें करने थे ताकि वो अपने जिंदगी में कंसिस्टेंसी और कांस्टेंट एफर्ट्स ला पाए। तो एज ए पेरेंट वहां पर हमने उसका हाथ नहीं छोड़ा और इन स्पाइट ऑफ हिज कांस्टेंट रेजिस्टेंस हम बच्चे को लेकर उसकी प्रैक्टिस के लिए जाते रहे। टू आवर सरप्राइज कुछ दिनों के बाद उसका रेजिस्टेंस चीजों को लेकर कम होने लगा और धीरे धीरे उसने जूडो और स्विमिंग भी सीखना शुरू किया। अब हमें कुछ ऐसे स्पोर्ट में उसको इंट्रोड्यूस करना था जहां वो और बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करे, टीम बिल्डिंग, लोगों से मिलना जुलना और उसका इंटरेक्शन बढ़ाना इस हमारा पर्पस था और इसीलिए हमने फिर बास्केटबॉल को चूज किया। शुरुआत में जैसे बाकी स्पोर्ट्स के साथ था उसका रेजिस्टेंस वहां पर भी था, बट ग्रेजुअली संयम ने अपने आप को अडेप्ट करना शुरू किया और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए बास्केटबॉल खेलना भी शुरू किया। तो पेरेंट्स, हमारा मैसेज आपको यही है
कि जर्नी हमारी भी बहुत सिंपल नहीं थी। हर मोड़ पर उतार चढ़ाव थे, हर मोड़ पर मुश्किलें थी, हर मोड़ पर कठिनाइयां थी, लेकिन हार नहीं मानना, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अपने बच्चे के साथ काम करना इज द ओनली ऑप्शन फॉर अस। जब अभी कभी कभी बीच में आप थकने लगे, हार मानने लगे, तो एक दूसरे का हाथ थामिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख दर्द बांटिए, जिसके साथ भी आप बांटना चाहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अपने लिए इंस्पिरेशन और सोर्स ढूंढते रहिए, क्योंकि वही एक मंत्र है जो आपके बच्चे को हेल्प कर सकता है। साथ साथ में संयम वॉज हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल, लाइट को लेकर भी वो थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिव था। तो और प्रोप्रासेप्टिव इश्यूज भी थे, कुछ प्रेशर को लेकर उसके इश्यूज थे। तो उन सब के लिए उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चलती रही, और साथ साथ हम घर पर भी उसके साथ काम करते रहे। तो उन सब चीजों के साथ अडेप्ट करते हुए संयम की ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंटिन्यूड रही 6 साल तक लगातार। उसके बाद हम घर पर उसके साथ काम करते थे, और कभी कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बीच बीच में सपोर्ट लेते थे। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के साथ आप अपने बच्चे के साथ घर पे कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने सीरीज बनाई हुई है। वो भी आप हमारे चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने बच्चे के साथ घर पर ही काम कर सकते हैं। संयम के साथ काम करते करते एक स्टेज ऐसी आ गई थी लाइफ में जहाँ पे कि हमारा सारा दिन, हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान संयम के आसपास ही घूमता था। बाकी सारी चीज़ों ने लाइफ में बैक स्टेज ले ली थी। उस समय पे हमें ज़रूरत महसूस हुई कुछ ऐसा सेल्फ अवेयरनेस वर्कशॉप या कुछ भी ऐसा करने के लिए जिसमें हम अपने आप को आउटसाइड द बॉक्स देख सकें, ये देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं, ये देख सकें कि और क्या क्या पॉसिबल है हमारी लाइफ में, हमारे बच्चे की लाइफ में, सारी सर्कमस्टेंसेस को किस तरीके से और पावरफुली हम डील कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक वर्कशॉप के बारे में पता लगा एंड वी पार्टिसिपेटेड इन दैट वर्कशॉप। उस वर्कशॉप के दौरान देयर वर सर्टेन एक्सरसाइजेस जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। देयर वाज वन एक्सरसाइज व्हिच वाज कॉल्ड अ फियर एक्सरसाइज, जिसमें जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा था तो मैंने अपनी आंखें बंद की, और जो लीडर थे उन्होंने बोला कि विजुलाइज कीजिए कि आपके मन में क्या डर है। एंड जब मैं अपने डर को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था तो उस समय पे मेरे मन में सिर्फ संयम की तस्वीर आ रही थी बार बार। एंड मैंने ध्यान से देखा कि जब ध्यान से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं डरा हुआ था अंदर से बहुत ज़्यादा कि अगर कल को मैं नहीं हूँ, राखी नहीं है, तो संयम का क्या होगा, वो अपनी लाइफ कैसे इंडिपेंडेंटली जिएगा। एंड इस डर की वजह से मैं क्या कर रहा था, या इनफैक्ट हम दोनों ही क्या कर रहे थे कि हम संयम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ थेरेपीज, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़। उसका पूरा जो स्केड्यूल था, उसका जो पूरा रूटीन था, हम लोगों ने एकदम पैक कर रखा था। So during that exercise, during that 1 or 2 days of workshop, we noticed कि हम लोग खुद तो एक मशीन की तरह काम कर ही रहे हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। इतने बजे थेरेपी, इतने बजे ये एक्टिविटी, इतने बजे ये, बिल्कुल मशीन की तरह। देयर वाज नो रिक्रिएशन। एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने संयम को भी एक मशीन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, जैसे हमारे पास भगवान ने कोई मशीन दी है जो खराब है और हमें उसको फिक्स करना है। बट दैट्स नॉट द केस व्हेन इट इज योर चाइल्ड। सो उस वर्कशॉप में आई एम रियली थैंकफुल टू दैट वर्कशॉप की उन 2-3 दिनों की वर्कशॉप में हमें ये चीज़ समझ में आई, और हम लोगों ने संयम को वापस से एक मशीन की जगह अपने बच्चे की तरह देखना स्टार्ट किया। द मोमेंट वी डिड दैट, संयम को भी ये चीज़ समझ में आई कि वो अब किसी मशीन से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसके पापा मम्मी से इंटरेक्ट कर रहा है। हमें समझ में आया कि हम अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। तो हमने थेरेपीज और एक्टिविटीज सारी जारी रखी, लेकिन एट द सेम टाइम उसको रिलैक्सेशन टाइम देना शुरू किया, उसके साथ प्यार से बातें करनी शुरू करी, बिना कुछ सिखाने के पर्पज से भी उसके साथ सिर्फ फन के लिए, सिर्फ मस्ती के लिए भी बातें करनी, उसको घुमाने ले जाना, ये सारी चीज़ें भी हमने शुरू करी। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि हम लोगों का आपस में जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रांग हुआ, संयम के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ। जो एक टेंशन थी एनवायरनमेंट में, वो टेंशन धीरे धीरे डिसॉल्व होके लव और ग्रोथ के माहौल में बदल गई। द होल पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस इंसिडेंट विद यू कि हम लोग कभी कभी एज पेरेंट, जब बच्चे के साथ हम कोई इशू होता है और उसके साथ हम काम कर रहे होते हैं, हमारी अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल ही जाते हैं।
हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुशी, हमारी रिक्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग खुश रहेंगे तभी हम वो खुशी, वो प्यार अपने बच्चे को दे पाएंगे। तो हमें अपने आप को रब ऑफ नहीं करना है, हमें अपने रिक्रिएशन के लिए अपना भी ध्यान रखना है। सो आप एज पेरेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ ईच अदर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपने कुछ इस तरह की रिक्रिएशन एक्टिविटीज करनी है बच्चे के साथ आपस में, तो डू प्लान इट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Today we are fortunate and thankful to God जिन्होंने हमें संयम जैसा बच्चा दिया। ना सिर्फ उसने आज शुरुआत से लेकर अब तक खुद सीखा है, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाया है। इनफैक्ट वी लर्न फ्रॉम हिम ईच डे। उसने रोज गिरना और रोज उठना सीखा है, मेहनत से नहीं घबराना है, ऐसा उसने हमें सिखाया है। ही इज अ वेरी सेंसिटिव, लविंग एंड केयरिंग चाइल्ड। ये हमें नजर आता है जब वो अपने भाई के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ खेलता है। ये लोग बदमाशी करते हैं और लड़ते भी हैं, मगर उस लड़ाई और उस बदमाशी में भी एक दूसरे के साथ जो प्यार नजर आता है। वी रियली थैंक्स टू गॉड ईच डे फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ फैमिली। आज वो बच्चा अपने चैलेंजेस को फेस करता है और काफी बार तो हमें भी पता नहीं चलता है कि वो क्या डील कर रहा है, हमें बहुत बाद में पता चलता है, लेकिन वो अपने आप से डील करना सीख रहा है। इनफैक्ट मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जब उसे काफी डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज सीबीएसई कोर्स, प्रॉपर सीबीएसई कोर्स कर रहा था, तो मैथ्स जैसे टॉपिक में कई ऐसे टॉपिक होते थे कि जो उसके लिए चैलेंजिंग होते थे, मगर हर चैलेंजिंग टॉपिक को उसने बहुत ही पेशेंस के साथ करना, और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे बाकी बच्चों से, ऐसा उसे मालूम है, लेकिन उससे वो घबराता नहीं। अपने चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेना और उसको डील करना उसने बखूबी सीखा है। आज सेम 16 इयर्स का है और इस पूरी जर्नी में आज तक जो भी चैलेंजेस उसने फेस किए हैं, उनके साथ वी आर वेरी प्राउड कि उसने उनके साथ बहुत प्राउडली काम किया है और उन चैलेंजेस को फेस करके कॉन्कर किया है। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन है। वो सभी कुछ हमसे, हमें देखकर सीखते हैं। वो गिरना भी हमसे सीखते हैं और गिरकर उठना और वापस चलना भी हमसे सीखते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप 10 बार गिरेंगे तो 10 बार वापस उठेंगे और 10 बार फिर से चलेंगे, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। आप नहीं जानते कि आप किसकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।